ओके। सो आज का टॉपिक है ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर प्रत्यावर्ती धारा। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप सभी को पता है। ऑफ कोर्स इसके लिए आपको बेसिक्स पता रहना चाहिए। अगर आपको नहीं भी पता है देन इट इज सफिशिएंट, मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले। ठीक है, ये हो गया आपका एक डीसी सर्किट। डीसी सर्किट को हम जनरली वोल्टेज वी अप्लाई करते हैं और वो कुछ ऐसा दिखता है। बैटरी, वहां पे हम बैटरी का यूज करते हैं। ठीक है, और ये बैटरी कुछ ऐसी दिखती है। हम सर्किट में अगर एक ऐसा कुछ लगा दे तो उस सर्किट में मान के चलना आप, वहां पे एसी करंट या एसी धारा प्रवाहित हो रही है या फिर करंट फ्लो हो रहा है। एसी करंट को हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, बट आप जनरली एसी टर्म यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब सर, जो आपका नॉर्मल करंट है वो आप देख रहे होगे एक डायरेक्शन में बह रहा है। पहले इधर चल रहा है, फिर इधर से यहां से पास हो रहा है, ये रेजिस्टेंस है या आपका प्रतिरोध है। फिर वहां से निकल रहा है और फिर उसके बाद एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। ये देखो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, बट जो आपका एसी करंट होता है या एसी धारा होती है, वो पहले आधी इधर जाएगी, फिर वहां से आधी इधर जाएगी। तो वो इस फॉर्म में चलती है। पहले वो एक तरफ जा रही है, फिर दूसरी तरफ जा रही है, फिर एक तरफ जा रही है, फिर दूसरी तरफ जा रही है, फिर एक तरफ जा रही है, फिर दूसरी तरफ जा रही है। मतलब वो साइन के फॉर्म में ट्रेवल करती है। साइन, अब आपको सर ये साइन क्या होता है? तो साइन का जो अपन ने साइन थीटा और कॉस थीटा पढ़ा है ना, तो वो साइन थीटा की फॉर्म में चलती है। और जो साइन का ग्राफ है, जो साइन का ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, तो एसी करंट साइनोसोइडल वेव होती है जो साइन के फॉर्म में चलती है, साइन थीटा के फॉर्म में चलती है। ये हो गई सर पॉजिटिव, ये हो गई नेगेटिव, ये हो गई सर पॉजिटिव, ये हो गई नेगेटिव। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है टू एसी करंट, जो कि साइन के फॉर्म में चलती है। पहली चीज, हमेशा डायरेक्शन बदलते रहती है। दूसरी चीज, वो डीसी सर्किट या डायरेक्ट करंट के जैसे नहीं चलती एक ही डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन चेंज होता है समय के साथ। ओके, यहाँ पे जितनी थ्योरी आप इस चैप्टर में जितनी भी थ्योरी पढ़ोगे ना, इसकी थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर आप इसकी थ्योरी को स्किप नहीं करोगे और ध्यान से सुनोगे। ऑफ कोर्स, कौन है? ओके, स्किप नहीं करोगे। क्या लिखा? एसी करंट इज एन इलेक्ट्रिक करंट दैट चेंजेस, जो चेंज करता है उसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली। पीरियोडिकली मतलब समय के साथ। अरे यार, अब मैं किसी को लूंगा नहीं है ना क्लास में, इफ समवन इज ज्वाइनिंग और नॉट ज्वाइनिंग, है ना, क्योंकि उसमें फिर डिस्टरबेंस आ जाएगा। एसी करंट इज एन इलेक्ट्रिक करंट दैट चेंजेस इज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड पीरियोडिकली। पीरियोडिकली मतलब टाइम के साथ। टाइम के साथ वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, इसलिए हम उसमें एसी करंट या ऑल्टरनेटिंग करंट भी बोलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी विद्युत धारा है जो समय समय पर अपनी दिशा और परिमाण, मैग्नीट्यूड बदलती है, मतलब वैल्यू भी चेंज कर रही है। ओके सर, नेक्स्ट, इट फ्लोज फर्स्ट इन वन डायरेक्शन। पहले वो एक डायरेक्शन में चलेगा, ये पहली एक डायरेक्शन में गई। ठीक है, और फिर उसके बाद वो दूसरी डायरेक्शन में आ जाता है। ठीक है, पहले वो इस डायरेक्शन में ऐसी गई और फिर उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में वो जस्ट एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद दूसरी साइकिल में वो ऐसे चलेगी। ठीक है, तो इट फर्स्ट फ्लोज इन वन डायरेक्शन देन इन द अपोजिट डायरेक्शन। यह पहले एक दिशा में बहती है और उसके बाद फिर विपरीत दिशा में चल जाती है। ओके सर, ये आपका आ गया पीएनएसटी का क्वेश्चन। ठीक है, इन इंडिया फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट कितनी होती है? सर एसी करंट की आवृत्ति जो है या फ्रीक्वेंसी जो है इंडिया में सर 50 हर्ट्ज की है, 50 हर्ट्ज की है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है सर? हर्ट्ज। ठीक है, ये आवृत्ति की यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है सर? हर्ट्ज। विच मीन इट चेंजेस डायरेक्शन 100 टाइम्स एवरी सेकेंड। हर सेकेंड में, एक सेकेंड में यानी 30 सेकेंड में 50, 30 सेकेंड में 50 और फिर अगले 30 सेकेंड में 50, तो आ गई आपकी पर यानी मिली सेकेंड में, सेकेंड का आधा हिस्सा डिवाइड करो तो 50 50 हो गए आपके 100 एवरी टाइम्स इन अ सेकेंड। ठीक है, द सोर्स ऑफ, हमने कल ही पढ़ा था, द सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज एन ऑल्टरनेटर और एसी जनरेटर। प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत एक ऑल्टरनेटर या एसी जनरेटर होता है। ओके सर, वेरी गुड। द वेव फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज साइनोसॉइडल। अरे यार,
हम्म द वे फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज साइनोसिडल। साइनोसिडल मतलब सर साइन के फॉर्म में चलता है, जो कि हमने देखा अभी। साइनोसिडल मतलब ये ऐसा ऐसा चलेगा, ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा, साइन के ग्राफ के जैसे, साइन का जो ग्राफ है उसके जैसे। तो मेक श्योर जब भी आपसे एसी करंट पूछा जाए तो एसी साइन के फॉर्म में चलता है। वो अपनी फ्रीक्वेंसी या अपनी डायरेक्शन हर समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ अपनी डायरेक्शन बदलता है। ओके, इंडिया में सर 50 हर्ट्ज की यूनिट, 50 हर्ट्ज का अपना आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी होती है। एसी करंट का स्रोत या सोर्स होता है एसी जनरेटर। और एसी जो प्रत्यावर्ती धारा है, जो एसी करंट है, वो साइनोसिडल साइन तरंग होती है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। अब सर कहाँ यूज करते हैं, तो ऑफकोर्स एसी, अगेन आपका एसी करंट कहाँ यूज करते हैं, ये पीएनएसटी का क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ गया। Alternating current is used in homes, office, industry for running electrical appliances. प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग घरों में, दफ्तरों में, उद्योगों में विद्युत उपकरणों को चलाने के लिए किया जाता है। पहली चीज, एसी अब क्यों किया जाता है, क्योंकि एसी कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड। एसी लंबी दूरी तक कम ऊर्जा क्षति के साथ आसानी से प्रसारित किया जाता है। AC can be easily transmitted over long distances with less power. कम पावर के साथ हम AC को बहुत लंबी दूरी पर भेज सकते हैं, इसलिए आपको नॉर्मली हर जगह AC करंट मिलता है। अब जो ट्रांसफॉर्मर है सर, जो हम अभी पढ़ने वाले हो, और जो आपके पीएनएसटी और एएनएम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, इसके इसके भी मैंने काफी क्वेश्चंस देखे प्रीवियस ईयर में। तो अब जो ट्रांसफॉर्मर है वो किस पे काम करता है सर, वो एसी करंट पे काम करता है। अगेन एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रांसफॉर्मर किस पे काम करता है, तो ट्रांसफॉर्मर जो है वो प्रत्यावर्ती धारा या फिर एसी करंट पे काम करता है। नेक्स्ट, the voltage and current of AC can be easily increased or decreased using transformer। ये भी आप पढ़ने वाले हो थोड़े समय में ही, कि हम एसी करंट का वोल्टेज और करंट या फिर उसकी जो धारा है उसको ट्रांसफार्मर की मदद से बढ़ाए बढ़ाया जा सकता है या फिर घटाया जा सकता है। ओके, एसी इज सेफर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। अब भी हमने पढ़ा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सेफर होता है डीसी करंट के कंपैरिजन में। क्या क्या पढ़ा सर, हमारे घर में, हमारे ऑफिस में या फिर हमारी इंडस्ट्री में, उद्योगों में हम सर एसी करंट यूज करते हैं। दूसरा, एसी को सर हम बहुत लंबी दूरी तक आराम से कम ऊर्जा में आसानी से ट्रांसमिट कर सकते या प्रसारित कर सकते हैं। दूसरी चीज, एसी करंट जो है वो ट्रांसफार्मर के, यानी जो ट्रांसफार्मर का फंक्शन है उसके काम में आती है। एसी का हम वोल्टेज या करंट बढ़ा सकते हैं किसकी हेल्प से सर, ट्रांसफार्मर की हेल्प से। नेक्स्ट, अब आता है आपका एक्चुअली, मैंने कुछ इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसलिए डाल के रखी है, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एक्चुअली आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है या नहीं पूछी जा सकती है, वो एक अलग मैटर है। अगर पूछ लिया तो वो सिलेक्शन वाला क्वेश्चन होगा, पहली चीज याद रखना। अगर नहीं पूछा तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको आगे वाले जो न्यूमेरिकल्स हो गए या फिर आगे जो हार्ड कॉन्सेप्ट है उसको समझने में बहुत हेल्प करेंगे। तो मेक श्योर अगर कुछ एक्स्ट्रा भी दिया है इसमें तो एक्स्ट्रा आपके जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए दिया है, याद रखना आपके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए दिया है। बट अगर एग्जाम में वो आ गए तो वो आपका सिलेक्शन वाला क्वेश्चन होगा, मतलब वो क्वेश्चन अगर आपसे बन गया तो आपका सिलेक्शन फिर एक एक नंबर से बढ़ जाएगा, क्योंकि वो हर किसी से नहीं बनेगा। सर क्या लिखा है यहाँ पे, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर। रजिस्टर, अब सबने रेजिस्टेंस सुना होगा आर, ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्टर वर्ड यूज हो रहा है उसके लिए, प्रतिरोधक के लिए। प्रत्यावर्ती वोल्टेज जब एक रजिस्टर या प्रतिरोधक पर लगाया जाता है तो क्या होता है, क्या होता है, ध्यान से सुनो। अभी तक हम बैटरी का यूज कर रहे थे रेजिस्टेंस के साथ एक परिपथ में या एक सर्किट में। अब यहां पर हमने क्या करा, यहां पे हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। हमने चेक करा कि अगर मैं रेजिस्टेंस को ऐसे ऐसे दिखाते हैं ना सर्किट में, या फिर आपका जो प्रतिरोध है उसको ऐसे दिखाते हैं सर्किट में, अगर मैंने उस पर डीसी लगाया तो सर करंट तो एक, या करंट या विद्युत धारा तो सर एक ही डायरेक्शन में चलती है। पर जैसे ही मैंने इसको चेंज कर दिया और इसके बदले ये लगा दिया, ये हो गया सर आपका एसी करंट, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। तो सर फिर क्या अंतर आता है, अब थ्योरी समझो और थ्योरी समझ के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। व्हेन एन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू प्योर रेजिस्टर,
द करंट एंड वोल्टेज रिमेन्स इन द सेम फेज में रहते हैं। ध्यान से इसको मैं अभी समझाऊंगा अभी सेम फेज क्या होता है। जब एक शुद्ध रजिस्टर पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तो धारा और वोल्टेज समान फेज में रहते हैं। समान फेज में मतलब ये होता है कि देखो, जब मैंने ये एक एसी करंट या प्रत्यावर्ती धारा एक रजिस्टर आर में लगाया, तो देखो ये जो साइन है, ये देखो एक साथ ये जो वेव चल रही है, जो तरंग चल रही है, ये होगी आपकी वोल्टेज की और ये होगी सर आपकी करंट की, आई की। ये देखो एक जैसे चल रही है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, बस इसमें जो पीक ये जो दिखा के रखा है ये वैल्यू का डिफरेंस है और कुछ नहीं। पर आपकी जो है साथ में चल रही है, एक साथ, ठीक है। इसको बोलते हैं हम फेज, एक फेज में होना, ठीक है। अब इट मीन्स इसका मतलब एक फेज में होना या फिर समान फेज में होना सर क्या होता है। पहले मैं यहां लिखते भी जाता हूं ताकि आपको नोट्स में वो सब चीजें आसानी से मिल जाए जो जो यहाँ पे, कि V एंड I जो है वो सेम फेज में है या एक फेज में, एक फेज। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब दूसरी लाइन बता रही है, इट मीन्स बोथ करंट एंड वोल्टेज रीच देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज एट सेम टाइम। इसका मतलब है कि धारा और वोल्टेज एक ही समय पर अधिकतम और न्यूनतम मान तक पहुंचते हैं। देखो ध्यान से, ये आपका टाइम चल रहा है, आपकी जो विद्युत धारा है वो देखो सबसे ऊपर एक ही समय पे पहुंच रही है वोल्टेज के साथ, एक ही समय पे जीरो हो रही है, एक ही समय पे मैक्सिमम हो रही है, फिर एक ही समय पे जीरो हो जा रही है। इसका मतलब फेज आपका जीरो है या फिर सेम है। ओके, इसका मतलब फिर ये दूसरी तीसरी लाइन जो है उसका मतलब बता रही है कि देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। मतलब जो फेज डिफरेंट फाई है इनके बीच का कितना है, जीरो है और कुछ नहीं। अब यहाँ पर क्योंकि रेजिस्टेंस या प्रतिरोधक लगा है, तो यहाँ पर सर हम किसका यूज कर सकते हैं, हम ओम्स लॉ का या ओम का नियम यूज कर सकते हैं। ओम का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो वीर याद रख लो, वीर महाराणा प्रताप, तो वीर आ गया, वीर VIR वीर, ठीक है। तो वीर फॉर्मूला यूज करेंगे ओम के लिए, जहां पे वी आपका वोल्टेज हो गया, आई आपका करंट या विद्युत धारा हो गई और आर आपका रेजिस्टर या फिर प्रतिरोधक हो गया। ओके, इसका यूज करेंगे हम जब भी हम एसी करंट को या प्रत्यावर्ती धारा को रेजिस्टर या फिर प्रतिरोधक में लगाए। अब नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है, द रेजिस्टेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। The resistance opposes the flow of current but does not cause any phase shift। हाँ, रेजिस्टेंस जो है सब वो जो धारा प्रवाह हो रही है, प्रतिरोधक जो है या फिर रेजिस्टेंस जो है वो धारा प्रवाह को रोक रहा है या फिर उसको विरोध कर रहा है या अपोज कर रहा है, बट उसके कारण फेज में तब भी कोई अंतर नहीं आ रहा। और ये जो अंतर आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये डिफरेंस ये रेजिस्टेंस के कारण दिख रहा है और कुछ नहीं। बट फिर भी देखो फेज डिफरेंस जीरो ही है, कोई नहीं, मैक्सिमम और मिनिमम, अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू तब भी साथ में ही आ रही। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, आपको किसी भी पॉइंट पे अगर चेक करना है, मान लो इस पॉइंट पे चेक करना है यहाँ पर या फिर इस पॉइंट पे चेक करना है यहाँ पर, तो उसके लिए एक इक्वेशन देके रखी है वोल्टेज और करंट की, जो होती है V0 I0 साइन ओमेगा टी, जहाँ पे ओमेगा आपकी घूर्णन गति है या फिर एंगुलर वेलोसिटी है, जहाँ पे टी आपका टाइम है और V0 I0 उस समय की वैल्यू देके रखी है और कुछ नहीं, ठीक है। AC voltage applied to resistor, the power consumed in a resistor is not zero। ओके, पावर जीरो नहीं होता है, याद रखना। आपके पास करंट है और ये फॉर्मूला, ये देखो कल हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था, सेम की सेम फॉर्मूला आपके पास रीयूज हो रहा है यहाँ पे। द पावर कंज्यूम्ड इन अ रजिस्टर इज नॉट जीरो। पावर कभी भी रजिस्टर में, अगर मैं एसी करंट में मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, बार बार हजार बार बोल भी रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना। जो आपका पावर है, जो आपकी शक्ति है, कहां पर सर, अगर मैं रजिस्टर की बात करूं या फिर प्रतिरोधक की बात करूं, तो वो जीरो नहीं होता है। याद रखना, पावर जीरो नहीं होता है, ठीक है। द वेव फॉर्म ऑफ करंट एंड वोल्टेज आर साइनोसॉइडल, अब भी हमने पढ़ा
साइन में चलती है, ठीक है। एवरेज पावर ओवर कंप्लीट साइकिल इज नॉट जीरो। फिर से, जो औसत ऊर्जा है, जो औसत शक्ति है, वो कभी भी जीरो नहीं होती है। ऑल द सप्लाइड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। मैं जितनी सर्किट में एनर्जी डालूंगा, जितनी परिपथ में ऊर्जा डालूंगा, वो या तो हीट में, जनरली हीट में ही कन्वर्ट होती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? ऊर्जा उष्मा में कन्वर्ट हो जाती है। इसको हम जूल हीटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल हीटिंग भी बोलते हैं। यहां पर आपने देख लिया कि प्रत्यावर्ती करंट में या प्रत्यावर्ती धारा में अगर मैं रेजिस्टेंस लगाऊं तो क्या क्या चीजें होती है। ये उसका ग्राफ दे के रखा है। अब यहां पर एक नई चीज लिखी है, पावर एवरेज जो होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर यहाँ पे वोल्टेज है, और आई, अब देखो आप एनसीईआरटी में जाओगे ना, एनसीईआरटी में जाओगे ना, पूरा दिमाग हिल जाएगा ये एक सिंपल सी चीज पढ़ने में। जो एवरेज पावर होता है, अगर मैं किसी भी प्रतिरोधक को प्रत्यावर्ती धारा में या फिर एसी करंट में लगाऊं, तो वो होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, या वी आर एम एस। यहाँ पे ये आर एम एस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर। आई आर एम एस क्या होता है सर? ये होता है आई अपॉन रूट टू, बस इतना सा, और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट है आपका एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। अगर मैं एसी वोल्टेज को, और ध्यान रखना अगर किसी को कोई डाउट आएगा ना, तो स्लाइड का नंबर यहाँ लिखा है। आपको जो भी डाउट आएगा या जो भी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये जो स्लाइड आपको दिख रही है उसका नंबर आप नोट डाउन कर लेना। जैसे आप नोट डाउन करोगे तो आपको मैं वहां पे, जब भी आपका क्लास खत्म होगी उसके बाद मैं वहां पे फिर से आ जाऊंगा और फिर डाउट अपना जो है ना डाउट क्लियर कर लेंगे। चलो, अब क्या सर? एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर, संधारित्र। संधारित्र में जब मैं एसी वोल्टेज लगाऊं तो क्या होता है? ऑफ कोर्स आपने फिर से पढ़ा होगा, कैपेसिटेंस सी, हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं किसी सर्किट में या किसी परिपथ में। हम संधारित्र जो होता है उसको ऐसा दिखाते हैं, ठीक है। ये आपकी हो गई सर ऑल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा का सोर्स। अब सर यहां पर आपके लिए एक, ये जो देखो कितनी अटपटी चीज दिख रही होगी आपको, कुछ 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 कुछ, उससे डरने की जरूरत नहीं है। वो आपको पहले मैं पढ़ाता हूँ थ्योरी में, और उसके बाद आके हम यहाँ पर समझेंगे कि क्या क्या चीजें हो रही है। और ये जो फॉर्मूले है ना बड़े बड़े अजीब से जो दिख रहे हैं, इनसे तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अब भी 2 मिनट में समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या है सर? यहां पे लिखा है when an AC voltage is applied across a capacitor। जब मैं किसी संधारित्र के पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग करता हूं, तो क्या होता है सर? उसमें जो करंट है ना, जो आपकी विद्युत धारा है, वो वोल्टेज से, किससे? वोल्टेज से। जो आपकी धारा है वो वोल्टेज से 90 डिग्री, कितने डिग्री? 90 डिग्री आगे रहती है। फिर से ध्यान से सुनना, कैपेसिटर में जो आपका करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना। पीएनएसटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहता है, या फिर धारा जो है वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहती है। चेक करें क्या? देखो ध्यान से, ये आपका V, नीली लाइन जो है वो आपका वोल्टेज है, ठीक है। ये जो डॉट डॉट वाली लाइन दिख रही है, ये डॉट डॉट लाइन वाली जो है ना, ये आपका धारा या फिर करंट है। अब आप देखो, ये ऐसी कुछ चल रही है, और आपका जो वोल्टेज है पहले से ही डिफरेंस लेके बढ़ गया आगे। अब देखो, इसकी 90 वैल्यू यहां पर आई, इसकी 90 वैल्यू यहां पर आई, दोनों का डिफरेंस अलग अलग है। तो इसके कारण ये दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 90 डिग्री का। और आप खुद ही देख पा रहे होगी जो आपका वोल्टेज है वो कहीं ना कहीं आगे भग रहा है, किससे? करंट से आगे भग रहा है। टाइम के साथ जो आपका करंट, सॉरी, जो आपका करंट है वो टाइम के साथ वोल्टेज से क्या भग रहा है? आगे भग रहा है। ये हो गया पहली चीज। कॉन्सेप्ट आपका यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान से फिर से एक बार सुन लो। जो आपका करंट या फिर धारा है वो वोल्टेज से कितने डिग्री आगे चल रही है सर? 90 डिग्री आगे चल रही है। ओके, इट मीन्स, अब दूसरी लाइन उसका मीनिंग दिखा रही है, इट मीन्स द करंट रीचेस मैक्सिमम वैल्यू बिफोर द वोल्टेज। इसका मतलब है कि धारा वोल्टेज से पहले ही अपना अधिकतम मान प्राप्त कर लेती है। ये हो गया आपका लॉजिक।
अब यहाँ पर कैपेसिटर वर्ड हुआ, जैसे हमने यहाँ पर कहा गया रेजिस्टेंस का यूज करा था, किसका यूज करा था, रेजिस्टेंस आर का यूज करा था, वैसे ही यहाँ पे हम नया वर्ड यूज कर रहे हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटर। और मैंने आपको बताया था जैसे आप रेजिस्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो तो आपको रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोधक पढ़ना पड़ता है। जब आप यानी जब आप ऑल्टरनेटिव करंट पढ़ते हो तो यहाँ पे दो नए टर्म आते हैं, या फिर एक कैपेसिटर में भी और उसमें भी, जिसका नाम आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है अगेन चार्ज को इधर उधर करता है, तो यहाँ पे उसके लिए जो प्रतिरोधक क्षमता होती है किसी सर्किट में, उसकी वोल्टेज के कारण या जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर अपने धारिता कैपेसिटेंस गुण के कारण वोल्टेज में परिवर्तन में विरोध करता है। ठीक है, अब opposition offered by capacitor to AC is called capacitive reactance। यहां पे एक आपके लिए नया टर्म आता है रिएक्टेंस। अब जैसे रेजिस्टेंस में जब हमने रेजिस्टेंस दिया है, प्रतिरोधकता दी किसी सर्किट को, तो वहां पे मात्र रेजिस्टेंस वर्ड आया। पर जब हम सर्किट में कैपेसिटर का या संधारित्र का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे एक नया टर्म आया जिसको मैं बोलता हूं रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये रिएक्टेंस टर्म आ गया आपका। ठीक है, तो कैपेसिटर कैपेसिटिव रिएक्टेंस आता है, हम उसको डिनोट करते हैं किससे, एक बड़ा एक्स बनाएंगे और नीचे छोटा सा सी लिख देंगे। एक बड़ा एक्स बनाएंगे और नीचे से सी लिख देंगे, जो कि बराबर होता है 1/2 पाई एफ। ठीक है, और यहां पे सी जो है आपका कैपेसिटेंस है, याद रखना 1/2 पाई एफ अपॉन वो इंटू सी। जहां पर आपकी एफ है वो आवृत्ति है और सी जो है आपकी धारिता या फिर कैपेसिटेंस है। ठीक है, और ये रिएक्टेंस टर्म याद रखना, ये जो आपका ये जो एक्स सी है इसको बोलते हैं हम रिएक्टेंस। ओके, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये फॉर्मूला से दिया जाता है। ये फॉर्मूला ऑफ कोर्स आपको याद रखना पड़ेगा। एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई FC। एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई FC। ठीक है, अब सर ओम्स लॉ का यूज करो, ये कर दिया ओम्स लॉ का, तो सर V इज इक्वल टू IR होता है। R को मैंने नीचे ला लिया, पर यहाँ पे तो सर हम कैपेसिटर लगा के रखे हैं, ऑफकोर्स लगा के रखा है, तो यहाँ पे फिर मैं जो टर्म यूज करूंगा वो यहाँ पे यूज करूंगा XC, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि होता है V अपॉन XC इज इक्वल टू I। और XC की वैल्यू सर हमने कितनी देखी, XC की वैल्यू देखी अपन ने 1/2 पाई एफ, और यहाँ पे C इसमें रख दो, तो सर वो कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे ऐसा लिख देता हूं, वो हो जाएगा V अपॉन, फिर यहाँ पे 1/2 पाई FC इज इक्वल टू I। तो I की वैल्यू कितनी होगी, वो हिस्सा ये चले जाएगा ऊपर, तो हो जाएगी 2 पाई FC V। ये आपका आ गया करंट, जो कि यहाँ पे देके रखा है 2 पाई FC V। ठीक है, अब सर इसमें हमें पता है कि सर फेज डिफरेंस जो आपका वोल्टेज और करंट का कितना है सर, 90 डिग्री है, क्योंकि इसमें जो करंट है वो किससे आगे चल रहा है, करंट आगे चल रहा है, कितने देर जा तो नहीं रहा, आधे घंटे रुकना ना। हाँ, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज कितना देके रखा है सर, 90, जहां पे सर मेरा करंट जो है वो वोल्टेज से कितना आगे, 90 डिग्री आगे। ओके, ये तो हमें पता है। अब याद रखना एक चीज मैंने यहाँ पे जो बार बार रिपीट करी थी, कि जो रजिस्टर या फिर आपका प्रतिरोधक होता है उसमें करंट यानी जो आपकी पावर या फिर शक्ति वो जीरो नहीं होती है। यहाँ पे मैंने बार बार बोला था जीरो नहीं होती है, जीरो नहीं होती है। बट जब मैं कैपेसिटर या संधारित्र की बात करूं, तो और मैंने उसको कहां पे लगाया, मैंने उसको लगा के रखा है प्रत्यवर्ती धारा में या फिर AC करंट में, तो उस में उनकी जीरो होगी, जो पावर होगी या जो शक्ति होगी वो हमेशा कैसी होगी, शून्य होगी, शून्य होगी, शून्य होगी। अब बताओ शून्य क्यों होगी, वो भी आपको 2 सेकंड में, थोड़ी देर में पता ही लग जाएगा कि क्यों होती है, बट मैं उतने डीप में इसलिए नहीं जाना चाह रहा क्योंकि हमारे पास एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल ही होना चाहिए। ज्यादा दिमाग में आपको अनवांटेड इंफॉर्मेशन रखने से कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो और ज्यादा आपको कंफ्यूज ही करेगी। तो पावर जो होती है सर इसकी जीरो होती है, याद रखना। जो आपकी पावर होती है या शक्ति होती है किसकी, कैपेसिटर की, जो कि
प्रत्यावर्ती धारा या फिर एसी करंट में लगा है उसकी कितनी होती है, जीरो होती है, याद है। नेक्स्ट, एनर्जी इज ऑल्टरनेटिवली स्टोर्ड एंड रिलीज्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर। ऑफ कोर्स ये भी याद रखना, इसमें जितनी ऊर्जा है वो क्रमशः संग्रहित और मुक्त होती है, और इसको इसमें जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है वो विद्युत फील्ड, जो आपकी एनर्जी है वो बनती है, स्टोर होती है और रिलीज होती है, संग्रहित और मुक्त होती है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब सर, वोल्टेज एंड करंट जो है वो वेव फॉर्म साइनोसॉइडल तो है, साइन के फॉर्म में तो चल रही है, पर उनके बीच का डिफरेंस कितना है सर, 90 डिग्री का है, जहां पे करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चल रहा है। ये रहा आपका ग्राफ समझने के लिए। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो ओमेगा लिखा है, ओमेगा जो है, ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई, याद रखना 2 पाई एफ। ओमेगा का मतलब क्या होता है, 2 पाई एफ। ये जो ओमेगा देके रखा है इसका मतलब होता है 2 पाई एफ, या हम इसको घूर्णन आवृत्ति या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। हो गया। अब ये आपका बन गया दूसरा चीज, पावर। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, फिर भी यहाँ पे दे के रखा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी बात याद रखना, ठीक है। अब मैं एसी वोल्टेज को अप्लाई कर रहा हूं सर किसमें, इंडक्टर में। अब आपका थोड़ा थोड़ा जो दिमाग है ना वो हिलने लगेगा, हिलने इसलिए लगेगा क्योंकि अब आपको आ जाएगा कंफ्यूजन। अभी तक तो सर सही था, अब थोड़ा सा जैसे ही मैंने इंडक्टर वर्ड यूज करा उसमें फिर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाएगा। बट रिमेंबर वन थिंग, आपको बस एक चीज याद रखना है, मेरे पे 100% ट्रस्ट रखो, और जब आप ट्रस्ट करोगे तो आपको खुद ब खुद वो जो डाउट है ना, बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक वो इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना कि मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन दिया तो आप उसमें एटलीस्ट थ्योरेटिकल पार्ट में तो आप स्ट्रांग हो ही जाओगे, न्यूमेरिकल जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें भी स्ट्रांग रहोगे, ये मेरी गारंटी। ठीक है, ध्यान से देखो क्या दे के रखा है। जब हम, पहले आपको ये बता देता हूं, रेजिस्टेंस को हम सर्किट में कैसे शो करते हैं, ऐसे शो करते हैं। रेजिस्टेंस को हम सर्किट में ऐसे शो करते हैं, कैपेसिटेंस या संधारित्र को ऐसे शो करते हैं, और जो आपका प्रेरक तत्व होता है या फिर आपका जो इंडक्टर होता है उसको हम सर ऐसे 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 शो करते हैं। ध्यान, ये आपका रेजिस्टेंस आर हो गया, ये आपका कैपेसिटेंस या संधारिता सी हो गई, और ये आपका सर प्रेरक तत्व जो हो गया वो एल हो गया। तो आर सी एल, ये हो गया आपका आर सी एल। ओके, नेक्स्ट, जब मैं किसी इंडक्टर में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाऊं, ठीक है, तो क्या होता है सर, जब मैं किसी इंडक्टर में करंट फ्लो कराऊं या फिर प्रत्यावर्ती करंट कराऊं तो सबसे पहली जो है पावर जीरो हो जाती है। पावर तो जीरो है, तो सर जब हमने कैपेसिटर या संधारित्र का यूज करा उसमें भी जीरो थी, और इंडक्टर में भी, इंडक्टर जो कि एल से डिनोट करते हैं उसमें भी कैसी आ गई सर, उसमें भी जीरो आ गई। ओके सर, रजिस्टर में जीरो नहीं होती है सर, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। फिर एनर्जी जो स्टोर होती है इसमें, ऊर्जा जो कि संग्रहित होती है, मुक्त होती है, स्टोर या फिर रिलीज होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होती है, जो कि हमने इंडक्टेंस पढ़ा था कल के चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। तो सर जब भी मैं किसी एसी वोल्टेज में इंडक्टर लगाऊं तो एनर्जी जो संग्रहित या मुक्त होती है या स्टोर या रिलीज होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होती है। ध्यान से याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होती है, चुंबकीय क्षेत्र के फॉर्म में होती है। अब सर हमने कैपेसिटर सी के समय देखा था कि वहां पर जो करंट है ना वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे था, मतलब करंट आगे था। यहां पर उल्टा हो जा रहा है, यहां पर उल्टा हो जा रहा है, यहां पे जो आपका वोल्टेज है वो करंट से आगे है 90 डिग्री। याद रखना, द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 90 डिग्री। याद रखना, द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, धारा की तरंग साइनसोइडल रूप से वोल्टेज के पीछे होती है, 90 डिग्री से पीछे हो जाता है करंट। याद रखना। नेक्स्ट, ये आपका लगाया, मैंने कुछ मिस तो नहीं करा, मैंने एक स्लाइड मिस कर दी थी, फिर से रिपीट कर देता हूं। जब मैं किसी सर्किट में एसी वोल्टेज लगाऊं तो अगर उसमें प्योर इंडक्टर दे के रखा है, शुद्ध प्रेरक दे के रखा है, प्रेरक मतलब इंडक्टर होता है, तो जो करंट है वो वोल्टेज से
90 डिग्री पीछे हो जाता है। जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे हो जाता है। वोल्टेज मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज जो है वो करंट से आगे चल रहा है, बड़ा नहीं है, आगे चल रहा है। कितने डिग्री? 90 डिग्री। अब जैसे कि सर रेजिस्टेंस के केस में रेजिस्टर चेंज को अपोज करता है, कैपेसिटर के केस में वो भी करंट को अपोज करता है, वैसे ही इंडक्टर के केस में वो भी इंडक्टेंस, हमने एक कल वर्ड पढ़ा था इंडक्टेंस, प्रेरक तत्व, मैंने आपको बताया था वो किसी भी चीज को मैग्नेटिक फील्ड, जो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसको अपोज करता है, उसको अपोज करता है, ठीक है। यहां पर आपके लिए एक नया टर्म आया इंडक्टिव रिएक्टेंस। जैसे रेजिस्टर के साथ रेजिस्टेंस, कैपेसिटर के साथ कैपेसिटेंस, वैसे ही इंडक्टर के साथ इंडक्टेंस। इसको बोलते हैं हम इंडक्टिव, जो कि यूज होता है एक्स एल के फॉर्म में। देखो एक्स एल, यहाँ पे एक्स एल जो बराबर होता है वो होता है 2 पाई एफ, और फिर आ जाएगा एल, जहां पे जो 2 पाई एफ है हमने अभी देखा ओमेगा होता है। क्या होता है? ओमेगा होता है। ये आपका फिर से, ये देखो यहाँ पे ओमेगा लिखा है, ओमेगा मतलब 2 पाई एफ। सर हमने कौन सा लॉ यूज करा यहाँ पे? हमने सर यहाँ पे लॉ यूज करा ओम्स का नियम। ओम्स का मैं जैसे ही लॉ यूज करूँ तो ओम्स का लॉ बोलता है V इज इक्वल्स टू आई आर, जो कि बराबर होता है I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। यहाँ पे R नहीं, यहाँ पे तो हम इंडक्टेंस या फिर प्रेरक प्रेरक का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस या फिर प्रेरक प्रतिरोध वो कितना आता है सर? वो आता है एक्स एल, जो कि बराबर होता है 2 पाई एफ इंटू एल, जहाँ पे एल आपका जो है वो इंडक्टेंस है, जिसको प्रेरक तत्व है, जिसको हम हेनरी हेनरी की यूनिट में नापते हैं। जैसे यहाँ पे कैपेसिटेंस आया था सी, सर इसको हम फेरेड, फेरेड अगर आपने सुना होगा, इसकी इकाई फेरेड होती है, तो हम इसको फेरेड में नापते हैं, ठीक है। अब हो गया आपका वोल्टेज अप्लाई टू इंडक्टर भी खत्म। क्विक समरी, अभी तक हमने जितना पढ़ा उसको अब एक बार में समझते हैं और काम खत्म करते हैं। जब मैंने किसी सर्किट में, जहां पर मैं एसी करंट किसी परित पथ में प्रत्यावर्ती धारा यूज कर रहा हूं, रजिस्टर प्रतिरोध लगा रहा हूं, प्रतिरोध लगा रहा हूं, तो सर उसमें वोल्टेज और करंट के बीच में जीरो है, फेज, आपका जो फेज है वो जीरो है। सर अगर मैं इंडक्टर लगा रहा हूं, प्रेरक, तो सर उसमें जो करंट है वो वोल्टेज से पीछे चल रहा है, कितने? 90 डिग्री से। ओके। जब मैं कैपेसिटर लगा रहा हूं तो सर जो करंट है वो वोल्टेज से आगे चल रहा है, कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। सर शक्ति की बात करें, पावर की बात करें, तो जब हमने प्रतिरोध लगाया था तो जीरो था, जो कि ऊर्जा में या उष्मा में कन्वर्ट हो गया था। जब मैंने इंडक्टर लगाया तो सर जीरो है, यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज क्या है? जीरो। दोनों में पावर आपकी कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। अब लास्ट और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक जो आपको लग सकता है वो है आपका एल सी आर सर्किट। एल सी आर सर्किट मतलब एल से आपका हो गया प्रेरक या इंडक्टर, आर से आपका हो गया रजिस्टर या फिर प्रतिरोध, और सी से सर आपका हो गया कैपेसिटर, जो कि होता है संधारित्र। ठीक है, 2 सेकंड मुझे पानी पीने दो, फिर अपन करते चालू। हम्म। अब चालू करते हैं एल सी आर सर्किट। सर हमने तीन, एक तो हमने प्रत्यावर्ती धारा को या फिर एसी करंट को कन्वर्ट, यानी रजिस्टर में लगा के देख लिया, प्रतिरोध के साथ देख लिया। हमने सर उसको संधारित्र कैपेसिटर के साथ देख लिया। हमने सर उसको प्रेरक के साथ देख लिया। अब सर ये बताओ कि मैंने तीनों को एक साथ एक परिपथ में या फिर एक सर्किट में लगा दिया तो क्या होगा? तो आपका जो वो डायग्राम है कुछ ऐसा दिखेगा। डायग्राम पहले समझो। ये हो गया आपका एसी करंट या प्रत्यावर्ती धारा, ये आपका रजिस्टर, ये आपका कैपेसिटर, ये आपका इंडक्टर। हेलो। हाँ। क्लास क्यों नहीं लगाई? अरे यू आर मिसिंग अ लॉट, बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो। चलो ओके, मैं अभी क्लास में, आई विल कॉल यू लेटर। ओके। ओके। हाँ, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट। ओके।
सीरीज में लगी, ये सब चीजें आपको दिख भी रही होगी, सीरीज में लगी। ओके, यहां पर जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे नीचे दिख रहा है, याद रखना, जब मैंने एसी को प्रतिरोध या रेजिस्टर में लगाया तो वी वो सॉरी मेरा जो फॉर्मूला आया था करंट के लिए या धारा के लिए, वो आया था V अपॉन आर, जिसको मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस बोला। जब मैंने सर एसी करंट किसी कैपेसिटर या फिर संधारित्र में लगाया तो वहां पर एक्स सी वर्ड यूज करा, और मेरा जो करंट आया था सर वो आया था 2 पाई f C V। जहां पे मैंने ये जो इसको आया, इसको मैंने बोला कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला सीन आया था इस केस में। ठीक है, फिर जब मैंने एसी करंट सर इंडक्टर या फिर प्रेरक में लगाया तो मेरा करंट है वो आया कुछ 1/x L, और यहाँ पे फिर एल आया, नहीं सॉरी एल नहीं आएगा, वो क्या हुआ सर, वो आया 2 पाई f L, जिसको मैंने सर इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला। क्या बोला? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, जो मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र बना रहा था, मैग्नेटिक फील्ड या फिर चुंबकीय क्षेत्र बना रहा था। अब सर मैंने क्या करा, मैंने पूरे सर्किट में अपना वो लगा दिया। क्या लगा दिया सर? मैंने पूरे सर्किट में एक रेजिस्टर लगा दिया, एक रेजिस्टर लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया सी, और एक इंडक्टर लगा दिया एल। अब ये सर करंट का प्रतिरोधक हो गया, ये सर करंट का क्या नाम से सांद्रता, धारिता, ठीक है, वो देगा, और ये सर प्रेरकता देगा। ठीक है, यानी तीनों कहीं ना कहीं से सर करंट को अपोज करेंगे, बस इतना, चेंज को अपोज करेंगे और कुछ नहीं। जब इसलिए आता है तो यहां पर एक नया टर्म, ये जो अब सर तीन अलग अलग चीज है, तीनों किसी ना किसी तरीके से चेंज को अपोज कर रही है, विरोध कर रही है, तो उसके कारण मैं यहां पर एक नया टर्म यूज करूंगा जिसको मैं बोलूंगा इम्पीडेंस। इसके लिए मैं नया टर्म यूज करूंगा इम्पीडेंस, और ये नया टर्म इम्पीडेंस आर सी और एल तीनों का कॉम्बिनेशन है। याद रखना, तीनों का कॉम्बिनेशन है। अब ध्यान से वापिस आओ। A resistor, inductor, capacitor connected in a series across an AC source, उसको हम बोलते हैं LCR सर्किट। एक श्रेणी क्रम LCR परिपथ में एक रजिस्टर, एक प्रेरक और एक सांधारित्र होते हैं जो AC स्रोत से श्रेणी क्रम जुड़े होते हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज, टोटल अपोजिशन, टोटल विरोध या टोटल रेजिस्टेंस या टोटल प्रतिरोध जो एलसीआर सर्किट में आता है, उसके लिए हमने एक नया टर्म ढूंढा जिसको मैं बोलता हूं प्रतिकार या फिर इम्पीडेंस। एनसीईआरटी में जाके चेक करना कौन सा वर्ड यूज हो रहा है इसके जगह से, हिंदी वाले स्पेशली। इम्पीडेंस जेड के लिए कौन सा टर्म यूज हो रहा है? ठीक है, अब सर जो इम्पीडेंस है उसको हम कैसे लिखते हैं? ये हो गया सर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल। ये सर इंडक्टिव क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया। ये सर कितना हो गया? ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया, उसका होल स्क्वायर। ये देखो, ये देख के रखा है, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले। क्या? हाँ, प्रतिबाधा या प्रतिधार है ना, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा बोलते हैं इम्पीडेंस को। ओके, क्या होता है सर? ये सर रेजिस्टेंस भी है हमारे सर्किट में, ये सर हमारा प्रेरक या फिर इंडक्टर भी है, ये सर हमारा सांद्रत्र या फिर कैपेसिटर भी है। सब चीज का कॉमन जो रेजिस्टेंस आ रहा है या प्रतिरोध आ रहा है उसको हम प्रतिबाधा बोलते हैं, जो कि वो डिनोट करती है किससे? जेड से डिनोट करते हैं। हम कैसे करेक्ट है? जेड से डिनोट करते हैं। अब सर हमने ओम्स का लॉ पढ़ा है क्या? हाँ सर, हमने ओम्स का लॉ पढ़ा है। क्या बोलता है ओम्स का लॉ? ओम्स का लॉ ये बोलता है कि सर I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो तीन लोगों के कारण आ रहा है, जिसको मैं प्रतिबाधा या फिर इम्पिडेंस बोल रहा हूँ, जो कि हो गया वी।
इसका फॉर्मूला क्या बन के आया, वी अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी, ये हो जाएगा 2, यानी उसके ऊपर स्क्वायर। या आ गया आपका एलसीआर सर्किट में एसी सोर्स, एसी करंट या फिर प्रत्यावर्ती धारा का फॉर्मूला। अब फेज हमने देखा था सर, जो हमने जब रजिस्टर या प्रतिरोध लगाया था तो फेज जो था वो आपका 0 था। हमने जब कैपेसिटर या फिर संधारित्र का यूज करा तो सर उसमें जो करंट है वो वोल्टेज से आगे था और आपका जो फेज डिफरेंस वो 90 डिग्री का था। सर जब मैंने प्रेरक लगाया तो सर उसमें वोल्टेज जो है वो करंट से सर 90 डिग्री आगे था। अब यहां पर क्या पूछ रहा है कि अगर मैं एलसीआर सर्किट की या एलसीआर परिपथ की बात करूं तो उसमें क्या, उसमें सर ध्यान से देखो, जो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला आता है वो आता है टेन फाइव इज इक्वल्स टू एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। याद रखना, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। ऑफकोर्स ये आपके एनसीईआरटी में देखे रहेगा। इतने डीप में तो फॉर श्योर मुझे भी लगता है कि आपसे सामने वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फॉर श्योर नहीं पूछेगा। बट अगर इन केस पूछ लिया ना, इतना इजी क्वेश्चन होगा, वो वहां पे ये पूछेगा क्वेश्चन में कि किसी एलसीआर परिपथ में, आप खुद ही देखो, किसी वो ये पूछेगा कि किसी एलसीआर परिपथ में, एलसीआर सर्किट में या एलसीआर परिपथ में जो आपका फेज डिफरेंस है या जो आपका फेज का डिफरेंस है वो फाइव दे के रखा है 45 डिग्री। ओके, आपका जो एक्स एल है, इंडक्टिव कैपेसिटी रिएक्टेंस की वैल्यू सर देके रखिए कुछ 10 देके रखिए। आपकी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू सर कुछ 5 देके रखिए और आपसे बोल रहा है कि रेजिस्टेंस निकालो सर्किट में कितना होगा, प्रतिरोध कितना होगा। अब इतनी ऐसी चीज देके रखिए आपको, आप लोग कंफ्यूजन में आ रहे हो कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। नॉर्मल एक फॉर्मूला आएगा टेन फाइव इज इक्वल्स टू एक्स एल अपॉन एक्स सी अपॉन आर। सर टेन फाइव 45 डिग्री देके रखा है क्या सर, इसकी वैल्यू होती है 1। ये देके रखा है 10, ये देके रखा है 5 और नीचे अपने को आर की वैल्यू निकालनी है तो आर की वैल्यू आ गई 5 ओम। अगर अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो ये आपका सिलेक्शन ही करवा दे रहा है फिजिक्स में, तो एटलीस्ट नंबर बढ़ा देगा क्योंकि हर किसी से नहीं बनता ये चीज। ठीक है, ये आ गया। अब सर यहां पर कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन एक एक करके हम देखते हैं। जब मैं एक्स एल की वैल्यू बढ़ा दूं और एक्स सी की वैल्यू कम कर दूं तो आपका जो सर्किट है वो इंडक्टिव बन जाता है, तो परिपथ प्रेरक होता है, धारा पीछे हो जाती है। जब हम सर एक्स ई की वैल्यू बढ़ा दे, एक्स एल की वैल्यू कम कर दे तो आपका जो सर्किट है वो कैपेसिटिव हो जाता है, तो परिपथ सांधारित्र हो जाता है, धारा आगे हो जाती है। अब सर जब मैं दोनों को इक्वल कर दूं तो क्या होगा, जैसे ही मैंने दोनों को इक्वल करा, जैसे ही मैंने एक्स एल इजिकल्स टू एक्स सी करा, उस केस में आपके पास एक ही चीज रह जाती है, जो आपका इंपीडेंस है या प्रतिबाधा है वो मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम अधिकतम हो जाती है अनुनाद में इस, और ये जो कंडीशन होता है जहां पर आपका एक्स एल इजिकल्स टू एक्स ही हो जाता है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। ध्यान से देखना, अब मैं क्या करने वाला हूं। अगर एक्स एल जो है सब वो एक्स ही के बराबर हो जाता है तो याली कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस या फिर अनुनाद। अब सर एक्स एल की वैल्यू क्या थी, हमने पढ़ी थी एक्स एल ओमेगा एल के बराबर होता है, एक्स सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर। ओमेगा मतलब सर मैंने आपको पहले बताया ओमेगा होता है 2 पाई एफ। क्या होता है, 2 पाई एफ। तो यहां पे लिखा मैंने 2 पाई एफ, या और एल से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे मैंने लिखा 2 पाई एफ और यहां पे सी से मल्टीप्लाई कर दिया। और क्या करना है सर, आप जैसे ही देखोगे कि मैंने कुछ भी कंडीशन लिख सकता हूं मैं तो, है ना। जैसे ही आपने देखा ये चीजें क्या हो गई, बराबर हो गई। अब मैंने क्या करा, किसी एक भी चीज को ला लो, तो मैं इसको ला लेता हूं एलसी, इसको ऊपर कर देता हूं, ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा और नीचे आ गया मेरा एल सी। ये सर ओमेगा होता है, ये भी ओमेगा होता है, या फिर मैं ऐसा नहीं करके ऐसे डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं। ध्यान से देखना ना, और थोड़ा सा अगर 5-10 मिनट ज्यादा बैठना पड़े ना तो बैठ आना, क्योंकि आपका एक बार ट्रांसफॉर्मर कंप्लीट हो गया ना तो आपका ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, कल फिर हमें फिर वेट नहीं करना पड़ेगा चीजों के लिए।
अब मैंने ओमेगा को ऊपर ले गया तो ओमेगा इंटू ओमेगा, और एल को ला लिया नीचे तो 1/LC। जहां पे ये आपका इंडक्टेंस है, ये आपका कैपेसिटेंस है, ये आपका सब प्रेरकत्व है, और ये आपका संधारिता है। ये ओमेगा स्क्वायर इजिकल्स टू 1/LC। सर जैसे मैंने स्क्वायर हटाया तो स्क्वायर उधर चल जाएगा, तो ओमेगा इजिकल्स टू रूट ऑफ 1/LC, जो कि आता है 1/√LC। ये आपकी कंडीशन है जिसको मैं बोलता हूं अनुनाद या फिर रेजोनेंस। अनुनाद या फिर रेजोनेंस। और रेजोनेंस की कंडीशन में जब भी रेजोनेंस या अनुनाद की स्थिति आती है, उस समय जो आपका रेजिस्टेंस है या प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है या प्रतिरोध है, वो एकदम हाई हो जाता है, सबसे ज्यादा ऊपर होता है। अब नेक्स्ट चीज आती है सर पावर फैक्टर। यहाँ पे एक चीज लिखिए, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है सर? कुछ नहीं होता है, जितना भी आपके सर्किट में रेजिस्टेंस देके रखा है, जितना भी आपके सर्किट में रेजिस्टेंस या प्रतिरोध देखा है, उसको आप डिवाइड कर दो कॉस फाई के यूज लेके। जो जितना भी आपका रेजिस्टेंस है उसको आप जेड से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करोगे? जेड से। अगर आप एनसीईआरटी में इस चीज पढ़ोगे आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, पहले ही बता रहा हूं। इसलिए मैंने आपको पहले ही लेक्चर के स्टार्ट में बोला था कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको जहां तक कोशिश करना है, आपको डेरिवेशन को छोड़ ही देना है। जहां जहां आपको लग रहा है हाँ ये काम की चीजें, आप आपके नोट्स में अपडेट कर लोगे। अदरवाइज जितने भी फॉर्मूला आपके पीडीएफ में, इस पीडीएफ में देके रखे, वो काफी हो गए किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके सर, क्या यहां पर हमने क्या देखा है? कॉस फाई जो है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है सर? तो हमने देखा पावर फैक्टर वो होता है सर कॉस फाई इजिकल्स टू R/Z। ओके, अगर सर मैंने फाई की वैल्यू 0 कर दी तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। मतलब Z इजिकल्स टू R। और सर अगर Z इजिकल्स टू R है तो उस कंडीशन में सर इम्पीडेंस जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। मतलब R/R हो गया तो आगे वैल्यू 1। और जब आपका पावर फैक्टर 1 हो जाए, जब आपका पावर फैक्टर 1 हो जाए तो आप रेजोनेंस या फिर अनुनाद की स्थिति में आ जाते हो। अनुनाद की स्थिति में आ जाते हो, जो कि यहां पर लिखा है। अनुनाद पर पावर फैक्टर 1 हो जाता है, एट रेजोनेंस पावर फैक्टर 1 हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन, पीएनएसटी का, कोई टेंशन नहीं। अब सर पावर कंज्यूम्ड क्या होता है? तो अगर सर मुझे पावर फैक्टर पता है, पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर कॉस फाई इज इक्वल्स टू कितना R/Z था, ठीक है। पावर फैक्टर कॉस फाई होता है क्या? हाँ होता है सर। तो सर मैं लिखूंगा पावर VI इंटू कॉस फाई, ये लिख दूंगा। ये आपका फॉर्मूला बना, जिसको मैं बोलता हूं क्या? इसको मैं बोलता हूं एलसीआर सर्किट का पावर। ठीक है, एलसीआर सर्किट का पावर। इंपीडेंस मिनिमम एट रेजोनेंस, ऑफ कोर्स ये आपका हो गया। दूसरी चीज, ये आपकी पूरी समरी टेबल है, जो जो आपने चीजें पढ़ी वो आपको यहाँ पे मिल रही है। अब आता है और कितने, ये आपने ये भी चीज देख ली, ये मैंने बता दिया था, ये भी आ गया था आपका। ओके, हाँ। अब यहाँ पे डैम्पिंग वर्ड यूज हो रहा है। एक बार मैंने सॉरी यहाँ पे हिंदी मीनिंग लिखना भूल गया इसका। एक बार हिंदी वाले बात तो प्लीज चेक कर लेना कि डैम्पिंग का मतलब क्या होता है, डैम्पिंग मतलब क्या होता है। ठीक है, एक बार प्लीज चेक कर लेना, जब भी आपको समय मिले तो एक बार चेक कर लेना। ठीक है, ये आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या फिर रेजोनेंस वाला जो है उसकी एक वो है। एक बार आप ये एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ोगे, तो थ्योरी पढ़ोगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या रेजोनेंस की शार्पनेस क्या होती है। और शार्पनेस आप कैलकुलेट करते हो ये Q इजिकल्स टू ओमेगा नॉट L/R के साथ। ठीक है, रेजोनेंस का यूज कहां कहां होता है सर? रेडियो में, ट्यूनिंग ऑफ रेडियो। आपने देखा होगा कि रेडियो में को हम जब भी, किसी ने अगर रेडियो देखा होगा, आपके मोबाइल में देखा होगा, तो हम थोड़ी भी फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे करें, थोड़ी भी फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे करें तो खर खुर ऐसी आवाज आने लग जाती है। टीवी में अगर आपने देखा होगा, कभी भी बारिश हो रही हो, या पे आपके यहाँ डीटीएच होगा या तो आपके यहाँ केबल होगा, थोड़ा भी ऊपर नीचे कुछ हो जाता तो वो अटकने लगती है, किच पिच की आवाज आने लग जाती है। ये सर सब होता है रेजोनेंस के कारण। अगर आप जैसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आए और वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मैच हो गई,
आपके रेडियो में अच्छी क्वालिटी की आवाज आने लग जाती है। जैसे ही आपकी बारिश बंद हुई और वो जो फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब हो रही थी अब वो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी आ गई, आपकी टीवी में आपको क्लियर दिखने लग जाता है। ठीक है, तो दूसरी चीज ये हो गई। फिल्टर इन कम्युनिकेशन सिस्टम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए मेटल डिटेक्टर और ऑसिलेटर में हम इसका यूज करते हैं, किसका, रेजोनेंस का। रेडियो टीवी ट्यूनिंग में, संचार प्रणाली में फिल्टर में, अधिकतम शक्ति स्थानांतरण के लिए, धातु डिटेक्टर या दोलित्र आदि के लिए। ये आपका चीज है, आप याद रखो। ये क्विक समरी आपके पूरे जो कॉन्सेप्ट है उसको, अगर मान लो एग्जाम से एक दिन पहले फिजिक्स का रिवीजन मारना है तो खट 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 ये क्विक समरी मैंने दे के रखी, आप इसको देखना, आपको खट खट चीजें बनते जाएगी। पावर इन एसी सर्किट, ये अब भी हमने देखा था, P इजिकल्स टू वी आई कॉस फाइव। पावर फैक्टर हमने देख लिया है। हाँ, अगर ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं बता देता हूँ, बाकी चीज आप खुद पढ़ोगे तो ही समझ में आ जाएगा आपको। कॉस फाइव की वैल्यू अगर 1 है तो मैंने आपको बताया था जो सर्किट है वो प्योर रेजिस्टिव। प्योर रेजिस्टिव मतलब पूरा की पूरा मैंने बताया था ना, जब कॉस फाइव की वैल्यू हो तो जेड की वैल्यू आर हो जाती है, मतलब आपका इम्पीडेंस या प्रतिबाधा जो है वो आर के बराबर हो गई, मतलब उस समय आपका पूरा सर्किट जो है वो रेजिस्टेंस वाला हो जाता है, उसमें रेजिस्टर का ही उपयोग हो रहा है। जब कॉस फाइव की वैल्यू एक से कम हो, एक से कम हो, एक से कम हो, जब cos फाई की वैल्यू एक से कम हो तो डिपेंड करता है कि कौन सी चीज ज्यादा है। देखो दोनों कंडीशन में एक से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, दोनों में एक से कम ही होगी। वो डिपेंड करेगा फिर कंडीशन कौन सी है, वो इंडक्टिव की है या कैपेसिटिव की है। याद रखना, इंडक्टिव की है या कैपेसिटिव की है, वो डिसाइड कब करेंगे हम, वो करंट से डिसाइड करेंगे। किससे, करंट से डिसाइड करेंगे। ठीक है, इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट करंट से डिसाइड करेंगे। हेलो, हाँ, actually, I'm taking a lecture. Is there any problem? What? Just give me a one-line explanation. So, तब तक I will be. Uh, Hello. पावर फैक्टर क्या होता है? जितना ज्यादा पावर फैक्टर होगा, हायर द पावर फैक्टर, उतना ज्यादा पावर यूसेज होगा। जितना ज्यादा पावर फैक्टर, कॉस फाई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा सर पावर का यूसेज होगा। लो पावर फैक्टर, जितना ज्यादा आपका पावर फैक्टर होगा कम, उतना कम आपका लॉस या फिर पेनल्टीज होगी। ठीक है, नुकसान कम, पावर फैक्टर कम, नुकसान ज्यादा, पावर फैक्टर ज्यादा। ठीक है, एल सी ऑसिलेशन, रुको, यहाँ पे जो आपका काम की चीज है वो, हाँ बस, जस्ट आपको और 10 मिनट देना पड़ेगा, 10 मिनट बाद चैप्टर खत्म। एल सी ऑसिलेशन, अब क्या, मैंने सर्किट में सर अभी क्या लगाया था, सर्किट में मैंने सर अभी आर लगा दिया था, सर्किट में मैंने अभी सी लगा दिया था, और सर्किट में फिर मैंने एक एल लगा दिया था और उसको जोड़ दिया था एसी करंट से। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने आर को रिमूव कर दिया और अब मैं मात्र एल और सी लगा के रख रहा हूं। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी बात याद रखना। ये वाला जो टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपके सिलेबस में है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। एक भी क्वेश्चन नहीं आया था इससे, बट एक क्वेश्चन भी अगर बाय मिस्टेक चलते फिरते उसने पूछ लिया तो फिर आपसे बनना चाहिए, इसलिए मैंने डाल के रखा था। ये मैंने लगा दिया सर्किट में एक सी, ये लगा दिया मैंने सर्किट में एक उल्टा यहां पे लगा दूं क्या, ये मैंने सर्किट में लगा दिया आपका, ये सी लगा दिया, ये एल लगा दिया, और यहां पर मैंने सोर्स दे दिया एसी करंट का, सोर्स दे दिया मैंने एसी करंट का या प्रत्यावर्ती धारा का। ये बन गया आपका एलसी सर्किट। कौन सा, एलसी परिपथ। एलसी ऑसिलेशन अकर व्हेन चार्ज्ड कैपेसिटर, एक चार्ज्ड कैपेसिटर को मैं इंडक्टर के साथ जोड़ दूं तो सर उसमें को और कोई एनर्जी सोर्स ना दूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई एनर्जी सोर्स, यहाँ पे मैंने साथ एसी देके रखा है, हाँ मैंने गलती करके रखी है, मैं कोई एनर्जी सोर्स ना दूं, मैंने उसको कनेक्ट ही नहीं करा, ये कैपेसिटर को चार्ज कर दिया और मैंने एक इंडक्टर के साथ जोड़ दिया, काम खत्म। ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स, कोई सोर्स नहीं, मैंने गलती करी थी, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, कोई सोर्स नहीं रहेगा। ठीक है, जब एक आवेशित सांद्रित्र को एक प्रेरक से जोड़ा जाए
तब बिना किसी भारी ऊर्जा स्रोत के एक दोलीय विद्युत परिपथ बनता है जिसे हम एसी दोलन कहते हैं या फिर एलसी ऑसिलेशन कहते हैं। क्या होता है सर? जो आपका कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जो इंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जो सांद्रता है वो विद्युत क्षेत्र में संग्रहित होती है, जो प्रेरक ऊर्जा है वो चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित होती है। अब क्या होता है सर? उसके कारण ये जो दो चीज है ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपका जो ऊर्जा है किसकी, आपकी जो ऊर्जा है आपने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो हम अब आने वाले लेक्चर में पढ़ोगे। जब आप सांद्रता की ऊर्जा या फिर कैपेसिटर की ऊर्जा देखते हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? वो होता है U इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। जब हम किसी प्रेरक की ऊर्जा देखें, किसकी ऊर्जा देखें, प्रेरक की ऊर्जा होती है तो वो होती है 1/2 Li²। क्या होती है? Li²। ठीक है, ये बात मेरी याद रखना। अब दूसरी चीज यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ओमेगा इज इक्वल टू 1/LC, ये रेजोनेंस की कंडीशन में यूज हुआ। कौन सी कंडीशन में? रेजोनेंस की कंडीशन में। अब एक बार चेक करके देखो, मुझे टोटल एनर्जी निकालना है या टोटल ऊर्जा निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? 1/Q, वो सॉरी 1/2 Q² अपॉन L, वो C, प्लस 1/2 हाफ हाफ Li²। यह आपका आगे आपकी टोटल ऊर्जा, ये आपके आगे टोटल ऊर्जा जो कि टोटली, इसमें चार्ज कौन है सर? कैपेसिटर चार्ज है। तो किस पे टोटली डिपेंडेंट है? कैपेसिटर पे। क्योंकि अगर मैं अनचार्ज लगा भी दूं तो कोई मतलब नहीं आएगा। दोनों अब क्या खेलेंगी? एक अपनी विद्युत क्षेत्र बनाएगी, एक अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। काम खत्म, ऐसे चलते रहेगा और आपका थोड़ी समय बाद कहीं ना कहीं एनर्जी फ्लक्स लीकेज होगा और आपकी एनर्जी हो जाती है खत्म। मस्ती हो गई, खत्म हो गया, बस इतना ही है। टोटल एनर्जी देखो क्या ही कांस्टेंट हो जाती है। टोटल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट। जो कुल ऊर्जा है वो कैसी हो गई? स्थिर रहती है, बदलती नहीं है, बदलती नहीं है, याद रखना। लास्ट टॉपिक आपका आता है ट्रांसफॉर्मर, और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आप यहां तक के लास्ट तक टिक गए हैं तो एक बार अपने अपने कंधे पे हाथ रख के थपथपा दो और खुद को शाबाशी दो कि पहली बार हम इतने देर एक जगह बैठ गए। और बैठे भी होंगे बट दिस इज अ गुड थिंग कि तुमने किसी ऑनलाइन लेक्चर में पहली बार इतने देर अपने आप को टिकाया होगा। ऑफ कोर्स कोरोना के बच्चे होंगे तो मैं फिर कुछ नहीं बोल सकता, बट मैं आप सभी से पर्सनली मिला हूं तो मुझे जितना पता है कि ऑफ कोर्स यू आर डूइंग क्वाइट ग्रेट वर्क, और यहाँ तक के आ गए तो खुश हो जाओ, क्योंकि ये आपका लास्ट टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक आपको बहुत सारे नंबर दे सकता है अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो। अ ट्रांसफॉर्मर क्या? अ ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस। एक ट्रांसफॉर्मर वो डिवाइस होता है, यंत्र होता है जो आपसी प्रेरण के सिद्धांत पे काम करते हुए एसी वोल्टेज बढ़ाता या घटाता है। ट्रांसफॉर्मर इज द डिवाइस दैट चेंजेस द एसी वोल्टेज यूजिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस। किस पे? म्यूचुअल इंडक्टेंस, आपसी प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज करके वो किसी भी एसी करंट को या प्रत्यावर्ती धारा का या तो करंट या तो वोल्टेज बढ़ाता है। ये हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ लिया था। अब सर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर आपका एक नॉर्मल जो है होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। ट्रांसफॉर्मर आपका कुछ ऐसा दिखता है। ओके। अब इसमें दो टाइप की कॉइल होती है, दो टाइप की कॉइल होती है। एक होती है आपकी प्राइमरी कॉइल या प्राथमिक कॉइल, दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी कॉइल। जैसे ही मैं इस प्राइमरी कॉइल में, याद रखना, जैसे ही मैं इस प्राइमरी कॉइल में कोई एसी करंट डालता हूं या चुंबकीय प्रत्यावर्ती धारा डालता हूं तो ये एसी करंट के में मैग्नेटिक फील्ड बनने लगती है। क्या बनने लग जाती है? मैग्नेटिक फील्ड। ये जो चेंज होते वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो इससे टकराती है, और आपको पता है जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो दूसरी जो कॉइल है उसमें करंट जनरेट या आई जनरेट होता है, एक ईएमएफ जनरेट होता है जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ये उसका वर्किंग प्रिंसिपल और कुछ नहीं है। तो एक कॉइल होती है प्राथमिक, एक होती है सेकेंडरी, बस इतना आपको याद रखना है। किससे बनता है सर? बेसिक स्ट्रक्चर बताओ सर। प्राइमरी कॉइल होती है जो सोर्स से कनेक्ट होती है, एसी सोर्स से। सेकेंडरी कॉइल होती है वो आउटपुट देती है, आउटपुट बताएगी कि कितना लोड आ रहा है, कितना आउटपुट आ रहा है। इसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है जो
लिंक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स से। जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो कोर के थ्रू दूसरी कॉइल में जाता है। ठीक है। प्राथमिक कुंडली एनपी जो इनपुट स्रोत से जुड़ी होती है, द्वितीयक कुंडली एनएस जो आउटपुट या लोड से जुड़ी होती है, कोर जो है वो चुंबकीय फ्लक्स को जोड़ने में मुलायम लोहे से बना होता है और कुछ नहीं। दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होता है स्टेप अप, अप मतलब ऊपर ले जाने वाला, ऊपर ले जाने वाला उसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी प्राथमिक कॉइल है, जो आपकी प्राइमरी कॉइल है, उसमें टर्न जो है कम हो रहेंगे, उसमें टर्न कम रहेंगे, और जो आपकी सेकेंडरी कॉइल है उसमें टर्न जो है ज्यादा रहेंगे। ये हो गई आपकी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज को बढ़ाता है। क्या करता है? बढ़ाता है वोल्टेज को। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आपकी जो कॉइल है वो एनपी में ज्यादा रहेगी, एनएस में कम रहेगी, और ये स्टेप डाउन नाम ही आपको सजेस्ट कर रहा है, मतलब ये आपका वोल्टेज क्या करेगा? कम कर देगा। दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप अप होता है और एक स्टेप डाउन होता है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है सर? एक बार चेक कर लो। अगर थोड़ी सी बस और 2 मिनट टिक जाओ आपका काम खत्म, बस 2-3 मिनट की बात है, उसके बाद लेक्चर खत्म। When alternating current flows in a primary coil, it creates a changing magnetic field which induces EMF in secondary coil. जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो वह परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, जिससे द्वितीय कुंडली में ईएमएफ जनरेट होता है। ओके सर। फॉर्मूला क्या है सर? याद रखना, एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल टू वी एस अपॉन वी पी। याद रखना, एन एस अपॉन एम पी इज इक्वल टू वी एस अपॉन वी पी। ओके सर, ये रहा आपका फॉर्मूला। इसके बेसिस पे ट्रांसफॉर्मर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर सकते हो। याद रखना, इसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर सकते हो। चेक करते हैं कैसे। ये तो मैंने आपको बता दिया, अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो स्टेप अप हो जाएगा, अगर वोल्टेज कम हो रहा है तो स्टेप डाउन हो जाएगा। ये भी हमने देख लिया। अब सर पावर क्या होता है? सर पावर होता है V इंटू आई। ओके, तो अगर हम सेकेंडरी कॉइल या फिर द्वितीय कॉइल में इसको ऐसा लिख दूं, कितना पावर है? अगर सर प्राइमरी कॉइल पी में मैं देख दूं तो वीपी वो सॉरी वीपी और वी आई हो जाएगा। जब मैं किसी आइडल ट्रांसफार्मर की बात करूं तो उसमें आपका आइडल ट्रांसफार्मर में जो इनपुट पावर होता है वो आउटपुट पावर के बराबर होता है, या फिर इनपुट शक्ति जो है वो आउटपुट शक्ति के बराबर हो जाता है। तो हमारा फॉर्मूला आता है वीपी आई पी इज इक्वल टू वी एस आई एस। ये आया। अब सर मुझे ये चेक करना है कि मेरी दक्षता कितनी है ट्रांसफार्मर की। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा आउटपुट वाला है, आउटपुट पावर क्या, आउटपुट पावर पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट का रेशियो निकालूंगा और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये मेरी एफिशिएंसी या फिर दक्षता आ जाएगी। काम खत्म। कहाँ यूज होता है सर ट्रांसफार्मर का? तो सर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एडेप्टर एंड बैटरी चार्जर, पावर सप्लाईज इन इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी रेडियो इनपुट कंप्यूटर्स, बिजली के प्रसारण या वितरण में, एडेप्टर या बैटरी चार्जर में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में या पावर सप्लाई हेतु, रेडियो टीवी कंप्यूटर सिस्टम में। और फाइनली ये आपका उसका क्विक समरी है जो आपको एग्जाम के टाइम रिवाइज करने में काम आएगी। थैंक्स फॉर योर डेडिकेशन। अगर आप यहां तक के टिक गए मतलब आप सही में मेहनत कर रहे हो, ना आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट। 2 सेकेंड, लेट मी, ऑफ कोर्स, वेरी